राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानी। आज हम आपको 5 बहनें कहानी का भाग 4 माँ जैसी बड़ी बहन सुनाने जा रहे हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या जरूरत है? सुमी ने सुबह तकिए में अपना सर घुसाते हुए कहा। फिर सुमी एकदम से जाग गई। माँ तो अब है ही नहीं। अभी सुमी सोच ही रही थी कि पूजा वाले कमरे से रचना बाहर आई। रचना ने माँ के जैसे ही सुमी से कहा कि कब तक सोती रहेगी? उठकर फ्रेश हो जा। पिंकी चाय बना रही है, जल्दी से आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो 1 कप चाय पी चुके हैं, चाची आने ही वाली होगी। सुमी दीदी, आपका ससुराल में काम कैसे चलता होगा? आपकी सुबह देर तक सोने की आदत गई नहीं है। बाथरूम से अभी अभी निकलकर बाहर आई। अपने बाल सुखाती हुई मधु ने कहा। ससुराल अच्छो अच्छो को सुधार देती है। सुमी दीदी की क्या बिसात। सीमा ने हंसते हुए कहा। क्या सोचने लगी? जल्दी कर। चुपचाप सबकी बातें सुन रही सुमी से रचना ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुमी ने अपने बिस्तर समेटते हुए कहा। जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई। रचना मन ही मन सोचने लगी। मधु और सीमा को प्रसाद देने लगी। 5 बहनों ने फटाफट मिलकर घर का काम निपटा दिया। 5 ने नाश्ता किया और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर ली थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। रचना ने अपनी चारों बहनों की पसंद को ध्यान में रखकर बेसन के गट्टे और भरवा मिर्च बनाई थी। रचना को कुकिंग का शुरू से ही शौक था, तो उसने अपनी माँ से काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की थी। उसकी कोशिश थी कि कभी छोटी बहनों को माँ की कमी महसूस न हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए माँ को बनाया। और जब माँ को अपने पास बुलाने की सोचने लगे, तब बड़ी बहन को बनाया। मधु को तो रचना ने अपनी गोद में खिलाया था। बचपन में भी बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्षमय जीवन ने रचना को कब बड़ा और कब निर्भर बना दिया, उसे याद भी नहीं था। माँ अपनी ज़्यादातर जो परेशानी थी उसी से शेयर करती थी। वह माँ की सहेली भी बन गई थी। माँ ने मरने से पहले उसे कहा भी था कि रचना, तू वह डोर है जो मेरी माला के 5 मोतियों को पिरोकर रखेगी। तुम 5 बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी तो तुम बस जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो। रचना ने माँ से कहा था। बेटा, तेरे ताऊ जी हमेशा मुझे सुनाते रहे हैं कि देखना, बिन भाई की तेरी बेटी तेरे बाद पीहर की दहलीज को तरसेंगी। उनको चिढ़ होती है कि मैंने उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। माँ ने कहा। ये सब बातें बाद में माँ, मुझे सब पता है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। माई क्या क्या केवल भाई से ही होता है क्या? माँ तो जो मायका होता है वो माँ के जने बच्चों से भी हो सकता है, वह चाहे बेटा हो या बेटी हो। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। रचना ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू न जाने कब इतनी समझदार हो गई मेरी बच्ची। माँ ने रचना के गाल सहलाते हुए कहा। रचना ने अपने गालों पर हाथ लगाया, मानो वहाँ अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है। दीदी, सब हो गया?
आटा गुथ गया है, रायता बनकर फ्रीज में रख दिया है, सलाद भी काट कर रख दिया है। जब खाना खाएंगे तब रोटियां सेक लेंगे। सुमी ने कहा। हाँ हाँ, चल बाहर चलकर बैठते हैं। अतीत से वर्तमान में लौटती हुई रचना ने कहा। दरवाजे की घंटी भी बज गई थी। शायद चाची आ गई थी। सुमी और रचना जब तक रसोई से बाहर आए तब तक सीमा ने चाची के लिए गेट खोल दिया था। पांचों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गईं। रचना के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे। रचना के ताऊ जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। रचना की चाची के सिर्फ 2 ही बेटियां थी। एक बेटे के लिए चाचा चाची दोनों ने खूब प्रयास किए, पूजा पाठ करवाए, मंदिर के खूब चक्कर काटे, लेकिन चाचा चाची को पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सका था। रचना के चाचा चाची ने ताऊ जी के एक बेटे आनंद को गोद ले लिया था। आनंद को खुद को तो समझ थी कि उसके असली माता पिता कौन है, अतः आनंद का जो प्यार था अपने सगे माता पिता के प्रति था, हमेशा ही रहता था। वाकई में वह अपने जो दत्तक माता पिता यानी चाचा चाची से अपने सगे माता पिता को ज़्यादा मानता था। आनंद की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। रचना को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। पांचों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी जी ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे अभय को गोद न लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप 5 बहनों को भाभी जी के सजाए ख्वाबों जैसे आशियाने में खुश और संतुष्ट देखकर मन बहुत खुश हो गया। काश मैंने भी भाभी जी की बातों को सुना होता। चाची जी, आपकी बेटियों को तो भाई मिल गया है, हम बेचारी जैसी बिन भाई की तो नहीं है, सीमा ने कहा। सीमा का स्वभाव था कि खाए बिना रह जाए लेकिन कहे बिना ना रहे। रचना ने सीमा को चुप रहने का आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कहा। चाची से कहा, चाची आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, यह तो ऐसी ही कहती रहती है। रचना, सीमा सही कह रही है। भाभी जी ने जब मुझे समझाया था तब मैंने यही कहा था। भाभी जी जितनी बहादुर और हिम्मत मुझ में तो कभी भी नहीं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब भाभी जी ने अभय को गोद लेने से इनकार कर दिया था। चाची जी ने कहा, चाची आप सुनाओ न, उस दिन क्या हुआ था। रचना ने बात पलटने के लिए कहा। भाई साहब की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने पैतृक गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक सप्त पत्र बनवा लाए और भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। इस पर क्या लिखा है? भाभी जी ने कागज को हाथ में लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम अभय को गोद ले रही हो, यही लिखा है। अब तुम्हारे और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है, बड़े भाई साहब ने कहा। उन 11 दिनों में घर में खर्च हुआ एक एक पैसा आपकी माँ ने ही दिया था। भाई साहब किसी न किसी बहाने से पैसे मांग लेते। जिस भाई ने अपने भाई के अंतिम संस्कार पर एक धैला खर्च नहीं किया, वह उसकी बेवा और बच्चियों की भला क्या देखभाल करता। यह शायद भाभी जी अच्छी तरह से समझ गई थी। मेरी तो खुद की ही तभी नई नई शादी हुई थी, तो मैं तो केवल एक मूक दर्शक थी। नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता तो मेरी बच्चियों की किस्मत में भाई तो भगवान मेरी गोद में 5-5 छोरियां डालता ही क्यों। आपकी माँ ने विनम्रता से कहा। चाची, माँ ताऊ जी से बात करती थी? रचना ने पूछा।
रचना, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी, नहीं तो पहले के जमाने में जेठ और ससुर से कहाँ बात करते थे। उसके बाद तो मैं भी करने लगी थी। फिर क्या हुआ? मधु ने पूछा। अरे पहले कुछ चाय नाश्ता हो जाए, फिर सुनते हैं, पिंकी ने उठते हुए कहा। पिंकी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चाची ने कहा। पिंकी चाय बनाकर ले आई और साथ में पार्ले जी बिस्कुट भी ले आई। कितने ही तरह के मार्केट में बिस्कुट आ जाएं, लेकिन जो मजा चाय के साथ पार्ले जी बिस्कुट खाने में है वह और कहाँ। चाय में बिस्कुट डुबोते हुए मधु ने कहा। अबे को गोद नहीं लेंगी तो अनुकंपमा नियुक्त के लिए आवेदन कैसे करेंगे? मंजले के जाने के बाद उसकी जगह नौकरी तेरा भतीजा अभय ही तो करेगा। कल पगड़ी की रस्म भी होनी है तो अभय को तो पगड़ी बंधेगी। भाई साहब के मुंह पर असली बात निकल गई थी। भाभी जी समझ गई थी कि अगर नौकरी अभय को मिल गई तो भाभी जी और आप पांचों बहनों को दर दर की ठोकर खाते फिरोगे आप। नहीं, अभय को गोद नहीं लूंगी। रही अनुकंपमा नियुक्ति की तो बात तो उसके लिए मैं आवेदन करूंगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा था। चाची, माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत बनी रही, सुमी ने कहा। तेरे जैसी कमजोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्य को निभाना जानती थी तो अधिकारों के लिए लड़ना भी, पिंकी ने कहा। देखो न रचना दीदी, सुमी ने कहा। अरे मेरी रुद्रालू, मैं तो मजाक कर रही थी, पिंकी ने कहा। पिंकी की बात पर सब ठाकह लगाकर हंस पड़े। और पगड़ी की रस्म का क्या हुआ? वह भी तू पहन लेगी? भाई साहब ने व्यंग से कहा। भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो वैसे भी उनकी बची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे ही तो उठानी है, भाभी जी ने बिना डरे दृढ़ शब्दों में कहा। रचना, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए। पगड़ी की रस्म में समाज के 5 पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं, लेकिन भाभी जी तो किसी और मिट्टी की बनी हुई थी, चाची ने कहा। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी हम पांचों बहनों को ही दे दिया था, रचना ने कहा। इसका दिमाग खराब हो गया है। आज कल कभी औरतों के पगड़ी बंधी है जो इसके बंधेगी, भाई साहब ने गुस्से में कहा। भाई साहब, मैं अभय को गोद नहीं लूंगी, आपकी माँ ने भी कह दिया था। तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती, भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा। 10वीं पास कर लूंगी, भाभी जी ने कहा था। सरकार तेरे लिए इंतजार नहीं करेगी, कब महारानी जी 10वीं पास करें और कब उन्हें नौकरी दें, भाई साहब ने कहा। भाई साहब, इसी साल 10वीं पास कर लूंगी, भाभी जी ने भी कह दिया। आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी, बड़ी भाभी जी ने कहा। माफ करना भाभी जी, आज तक इस घर की कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है, आपकी माँ ने भी कह दिया था एकदम। आपकी माँ ने सख्त लहजे और आत्मविश्वास में बड़े भाई साहब और भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था, चाची जी ने कहा। और चाची, पगड़ी रस्म का क्या हुआ? सीमा ने पूछा। सीमा, पगड़ी रस्म नहीं हुई, बड़े बुजुर्गों और पंचों ने पूछा तो भाई साहब ने सारा ठिकरा आपकी माँ के सिर पर फोड़ दिया था, चाची ने कहा। आपकी माँ भी घूंघट डालकर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई थी। फिर मधु ने पूछा। अभय की पगड़ी रस्म हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं उसे गोद नहीं ले सकती, अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। अगर सभी पंच यह लिखकर दें कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण करेंगे
तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। भाभी जी ने सबसे हाथ जोड़कर कह दिया। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत की कि 5-5 बच्चियों का भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब भाभी जी को कोसते हुए एक एक करके निकल गए। चाची, माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं? सीमा ने पूछा। पगली, माँ पहले ही इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पगड़ी न बांधने का निश्चय किया, रचना ने कहा। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहता था कि भाभी जी को कह दूं कि मेरी झांसी की रानी तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नजाकत देखकर चुप रह गई थी, चाची ने कहा। तो